यूपी से बिहार तक बच्चों के दुश्मन बने बुखार के बीच अब स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग की सांसें अटका दी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस बीमारी के 2 मामले सामने आए। बीते 6 साल में यह पहली बार है जब नोएडा में स्क्रब टाइफस का कोई केस सामने आया। मतलब यह कि अब स्क्रब टाइफस नाम की यह नई बला आ टपकी है, जबकि वायरल बुखार ने तो पहले ही बच्चों का शरीर तोड़ रखा। यही वजह रही कि नोएडा जिस गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, वहां के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में दर्जनों लोग अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए लाइन में खड़े दिखे। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर बच्चे को एक ही दिक्कत, सर्दी, खांसी और बुखार। सर्दी, खांसी, बुखार हो रही है। परेशान ज्यादा ही हो रहा है, ये बुखार इसको कर नहीं रहा बिल्कुल भी। अस्पताल की डायरेक्टर ने भी माना कि वायरल बुखार के केस कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में केसेस बढ़े हैं, खास करके पिछले 15-20 दिन में काफी केसेस आ रहे हैं। 50 to 60% केसेस जो हैं वो फीवर के हैं एक्चुअली। उत्तर प्रदेश में बुखार के कहर की खबरें सबसे पहले फिरोजाबाद से सामने आई थी। इसलिए हालात की साफ साफ तस्वीर जानने के लिए न्यूज 18 की टीम फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पहुंची। वहां पता चला कि हालात इतने खराब हैं कि डॉक्टरों की एक टीम लखनऊ से भी वहां पहुंची हुई है, क्योंकि बीमार बच्चों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जिला अस्पताल में बच्चे बुखार से बेदम दिखे और उनके माता पिता टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। बुखार चढ़ो है, 3 दिन है बुखार ना उतर रहा। लेकिन इसके बाद तो ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर कलेजा ही मुंह को आ गया। वहां एक महिला अपने जवान बेटे की मौत के बाद अपना आपा खो बैठी। वो अपने बेटे के शव के पास स्ट्रेचर पर सिर पटक पटक कर रोने लगी। बताया गया कि महिला के बेटे को एक दिन बुखार आया, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। फिरोजाबाद में बच्चों के बीमार होने की बड़ी वजह डॉक्टर डेंगू बता रहे हैं, लेकिन हालात अब देश की राजधानी दिल्ली में भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्दीक दिल्ली सरकार के बच्चों के इकलौते अस्पताल की तस्वीर देखकर हो गई। चाचा नेहरू अस्पताल के ओपीडी की हालत ऐसी नजर आई कि किसी के भी होश उड़ जाएं। बस भीड़ ही भीड़, ऊपर से बच्चों की चीख। ये भीड़ अपने आप बता रही है कि किस तरीके से लोड जो है अस्पतालों में वो अचानक बढ़ा है। एक माँ तो अपने बच्चे की हालत देखकर ही रो पड़ी। सिर पर कोरोना की तीसरी लहर की तलवार लटक रही है, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े की तकलीफ के आगे उनके माँ बाप कोरोना से बचाव का हर नियम कायदा भूल बैठे। आज डॉक्टर ने खुद कह दिया कि भाई इसे इमरजेंसी में ले जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। यूपी में केस सामने आने के बाद चाचा नेहरू अस्पताल में भी अब स्क्रब टाइफस के टेस्ट हो रहे हैं। अहम बात यह है कि वायरल बुखार वायरस की वजह से होता है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब एक ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है, और स्क्रब टाइफस की वजह एक तरह का कीड़ा है। जब वो माइट काटेगा तो वहाँ उस एरिया में एक छोटा सा पेप्यूल जिसे हम कहते हैं, छोटा सा लाल रंग का रैश होता है और उसके बाद फीवर होना शुरू होता है। हालांकि डॉक्टरों ने बताया कि उनके अस्पताल में स्क्रब टाइफस का एक भी केस नहीं आया है। ज्यादातर केस वायरल बुखार के ही हैं। पाकिस्तान सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के बाड़मेर में हाईवे पर बनाई गई हवाई पट्टी का उद्घाटन हो गया। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंचे। उद्घाटन से एक दिन पहले इस हवाई पट्टी पर कई लड़ाकू विमानों ने ट्रायल किया, जिसके अगले दिन दोनों मंत्रियों सीडीएस बिपिन रावत और एयर चीफ आरकेएस भदौरिया की मौजूदगी में हाईवे पर बनी इस हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया। इससे पहले वो लोग खुद एक विमान से वहां पहुंचे जिसने उसी हाईवे पर लैंड किया। हाईवे के 4 किलोमीटर के हिस्से पर बनाई गई इस हवाई पट्टी को देश की सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। दुश्मन को, किसी भी देश को जंग में अगर घुटने पे लाना है तो उनकी एयरफोर्स को सबसे पहले टारगेट करना होता है, और ऐसे में सबसे पहले टारगेट किया जाता है रनवे को। एक एक कर सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी पर उतरे और फिर वहीं से दोबारा उड़ान भी भरी। सुखोई जो है इस एयर स्ट्रिप पे लैंड कर चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि ऐसी कोशिशों की वजह से हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। बताया गया कि इस हवाई पट्टी को हाईवे का रखरखाव करने वाली संस्था NHAI और एयरफोर्स ने मिलकर तैयार किया है। सौभाग्य की बात है कि हाईवे या एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू जहाजों की इमरजेंसी लैंडिंग का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था, और भारत में 6 साल पहले दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बार लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई थी, जिसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी ऐसा ही एक रनवे बनाया गया। लेकिन नेशनल हाईवे पर लड़ाकू और माल ढोने वाले विमानों की लैंडिंग पहली बार हुई।
हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर डटे किसान संगठनों ने वहां लंबे वक्त तक रुकने की तैयारी कर ली। प्रदर्शन के तीसरे दिन भी मिनी सचिवालय के बाहर भारी तादाद में किसान संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे और उतनी ही तादाद में वहां पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती भी की गई। तीसरे दिन करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर के हालात कुछ हद तक सिंघू बॉर्डर की तरह नजर आए। एक टेंट के नीचे किसानों का प्रदर्शन चलता रहा और कुछ दूरी पर उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई। साथ ही किसानों को दवाएं बांटने के लिए एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंची। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने अलग अलग लंगर लगाए हुए हैं और दवाइयों के लिए भी अलग से लंगर लगाए हुए हैं। तो कुछ वैसी ही तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। एक दिन पहले किसान संगठनों की प्रशासन के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां लंबे वक्त तक डटे रहने की चेतावनी दे दी। आज बातचीत के लिए कोई नहीं बुलाया गया और जब तक हल नहीं होता तब तक उठेंगे। मिनी सचिवालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी इस मांग पर अड़े हैं कि पिछले महीने करनाल में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसका आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड किया जाए। सौवाद की एक बात है कि करनाल में जिला प्रशासन के मुख्यालय पर किसानों के धरने का अंत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसान वहां के पूर्व एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन अपनी मजबूरी बता चुका है कि बिना जांच पूरी हुए अफसर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता और इस खींचतान में करनाल में इंटरनेट बंद है, जबकि खमियाजा ऑनलाइन पढ़ाई या परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। देश के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली सरकारी संस्था NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग जारी हो गई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के टॉप शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की, जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर रहा। वहीं बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को इस रैंकिंग में दूसरा नंबर मिला, जबकि तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे और चौथे पर IIT दिल्ली रहा। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले नंबर पर रहा, जबकि JNU दूसरे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी ने बड़ा प्लान किया है। न्यूज़ 18 की यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि दशहरे के बाद पार्टी राज्य में पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी, जिसके तहत खबर है कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 से ज्यादा रैलियां होंगी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह और JP नड्डा की यूपी में 4 दर्जन से ज्यादा रैलियां और सभाएं होंगी। ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कंपनी GOBP ने एक बड़ा ऐलान किया। GOBP देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करेगी, जिसके लिए ब्लू स्मार्ट नाम की कंपनी से करार किया गया। ब्लू स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे के मौके पर दोनों कंपनियों की तरफ से यह ऐलान किया गया और बताया गया कि देश के सभी शहरों में सबसे आधुनिक तकनीक से चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ये ऐसे स्टेशन होंगे जिनमें एक साथ 30 गाड़ियों की चार्जिंग की सुविधा हो। प्रोजेक्ट के पहले चरण में दिल्ली समेत पूरे NCR में इस तरह के चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ब्लू स्मार्ट पहले से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्राइवेट कैब सर्विस भी चला रही और कंपनी के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों का देश का सबसे बड़ा बेड़ा बताया जा रहा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। बताया गया कि यह विवाद पड़ोसियों के बीच तब बढ़ा जब बुजुर्ग ने अपने पड़ोसी के अवैध निर्माण का विरोध किया। बस फिर क्या था, वो अपने करीबियों के साथ बुजुर्ग के पास पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 लोगों ने बुजुर्ग की लाठियों से जमकर पिटाई की। इतने के बाद भी वो बुजुर्ग खुद को लगातार बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन कोई लाठी से उन पर वार करता नजर आया तो किसी ने उन्हें लात मारी। उन्होंने उन्हें जमीन पर घसीट दिया और मारपीट जारी रखी। शोरगुल सुनकर उनका एक दूसरा पड़ोसी वहां पहुंचा और उसने आरोपियों से अपील की कि वो बुजुर्ग को छोड़ दें, लेकिन उन लोगों पर तो जैसे मारपीट का भूत सवार था। इस बीच एक आरोपी ने उनका मोबाइल उठाकर फेंक दिया और उसके बाकी साथी बुजुर्ग के साथ मारपीट करते रहे। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट के जरिए इस घटना का विरोध किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। सौवाद की बात है कि जयपुर के बुजुर्ग और उनको पीटने वाले पड़ोसी हैं, जिनके बीच जमीन का पुराना विवाद है और उसी की वजह से 6 दिन पहले मारपीट हुई, जिसमें सिख समुदाय के बुजुर्ग और उनको पीटने वाले दोनों पक्षों ने थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन वीडियो वायरल होते ही हमलावर युवक अंडरग्राउंड हो गए। मुंबई में गणपति उत्सव पर सजावट के लिए एक युवक ने कोस्टल रोड का ही मॉडल बना दिया। ये वही प्रोजेक्ट है जिसे बनाने में बीजेपी ने घोटाले का इल्जाम लगाते हुए SIT जांच की मांग की।
हालांकि मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच मुंबई के दीपक मकवाना नाम के शख्स ने गणेश चतुर्थी के लिए कोस्टल रोड का ही मॉडल तैयार कर दिया। बताया गया कि इस मॉडल को बनाने में दीपक को करीब 1 महीने का वक्त लगा। ये बनाने के लिए करीबन 15 से 20 हजार रुपए का ऑलमोस्ट खर्चा आया है अभी तक। इस मॉडल की सजावट में ठीक उसी तरह कई साइन बोर्ड भी लगाए गए जैसे आमतौर पर सड़कों के किनारे नजर आते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करने के अलावा कोरोना से बचाव के संदेश वाले साइन बोर्ड भी दीपक ने अपने मॉडल में लगाए। राहुल गांधी अपने जम्मू दौरे के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन उनकी इस यात्रा पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं, जहां वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। लेकिन अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन से की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन्हें माता की चुनरी भेंट की। इससे पहले राहुल गांधी जब कटरा पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी 2 दिन के जम्मू के दौरे पर हैं और इस समय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनका जहां पर भव्य स्वागत यहां पर कर रहे हैं। राहुल गांधी इसके बाद राहुल सीधे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हो गए। सामने आई तस्वीरों में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर की तरफ पैदल बढ़ते नजर आए। हालांकि उनकी वैष्णो देवी यात्रा पर बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। कहीं जो है क्रॉस लगाना, कहीं टोपी लगाना, कहीं जो है चुन्नी लेके चलना और लोगों को जो है बेवकूफ बनाना। राहुल ने भी पलटवार किया और आस्था को राजनीति से न जोड़ने की नसीहत दे डाली। स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूं, कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये राहुल गांधी का दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर दौरे की शुरुआत खीर भवानी मंदिर जाकर की थी, जो कश्मीर घाटी में हिंदू समुदाय का प्रमुख तीर्थ है। जबकि इस बार उन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन किए, जो जम्मू इलाके में और पूरे देश की आस्था का केंद्र, जिस पर बीजेपी के तंज को राहुल गांधी ने तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता पलटवार करने से नहीं चूके। भारतीय वायुसेना में बराक 8 मिसाइल सिस्टम शामिल कर लिया गया। ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो जमीन पर तैनात किया जाता है और हवा में मार करता है। इसके लिए राजस्थान के जैसलमेर में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर चीफ RKS भदौरिया को इस मिसाइल की चाबी सौंपी। हवा में कई दुश्मनों पर एक साथ हमला करने में सक्षम इस मिसाइल के वायुसेना में शामिल होते ही समा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को इस आधुनिक मिसाइल सिस्टम की 18 यूनिट मिलनी है, जिनमें अभी केवल 1 दी गई है। इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है, 70 किलोमीटर तक की मार कर सकती है और पहली फायरिंग यूनिट जैसलमेर में इस वक्त जो है तैनात की गई है। इस मौके पर राजनाथ सिंह का जोश भी हाई दिखा। यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये एयर डिफेंस सिस्टम रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है, जो कि सीमा पार से आने वाले किसी भी खतरे को आसमान में तुरंत नष्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें एक खास सेंसर लगा है जिसकी मदद से दुश्मन को ढूंढकर उसे खत्म किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 70 किलोमीटर तक है, यानी कि जो भी मिसाइल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन इसके 70 किलोमीटर के दायरे में आएंगे, ये समझो कि उनको खत्म कर सकता है, उनका खात्मा पक्का है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाना हो तो इसकी रेंज 70 किलोमीटर से बढ़कर 110 किलोमीटर हो जाती है। इसकी एक खूबी यह भी है कि 360 डिग्री तक इसके सेंसर काम करते हैं और पूरा सिस्टम घूम जाता है। ऐसा मानो कि एक गोले का पूरा चक्कर काट लेता है ये सिस्टम। मतलब किसी भी तरफ से कोई हमला हो तो दुश्मन बराक को भेद नहीं पाएगा, और इसी खासियत की वजह से वो अपने दायरे में आने वाले कई दुश्मनों पर भी एक साथ हमला कर सकता है। दुश्मन भी एक आध नहीं, बराक मिसाइल का डिफेंस सिस्टम पूरे 16 टारगेट पर एक साथ 24 निशाने दाग सकता है। यह मिसाइल सिस्टम इतना आधुनिक और छोटा है कि इसे कम समय में किसी भी जगह पर तैनात किया जा सकता है। सौभाग्य की बात है कि भारत की वायुसेना को जो मिसाइल रक्षा कवच मिला है वो क्रूज मिसाइल से लैस है, यानी ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड टारगेट को हिट करने तक जस की तस बनी रहती है। और ये जो बराक 8 मिसाइल सिस्टम है उसकी रफ्तार 3600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हैदराबाद में ड्रोन के जरिए कोरोना वैक्सीन को अस्पतालों तक पहुंचाने का ट्रायल किया गया। मेडिसिन फ्रॉम स्काई नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बताया गया कि देश में ऐसा पहली बार होगा जब ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जिसका ड्राई रन हैदराबाद में होगा और बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया गया।
जिसमें संस्था के सदस्यों ने बताया कि ड्रोन के जरिए वैक्सीन को कैसे टीकाकरण सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पहले 500 मीटर की दूरी तय की गई ताकि ड्रोन की सुरक्षित लैंडिंग पर नजर रखी जा सके। हैदराबाद के पास विकाराबाद में ये ट्रायल किया गया, जिसमें ड्रोन को उड़ाकर ये देखा गया कि उससे कितनी मदद मिल सकेगी। वीडियो में यह भी बताया गया कि ये ड्रोन अपने साथ कितना वजन लेकर उड़ सकेगा। By government limitation, I think we can only fly a drone which has a maximum weight plus payload up to 25 kg. इन ड्रोन के जरिए पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों तक भी वैक्सीन को पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे वहां रहने वाले लोगों को जल्द टीके लगाए जा सकेंगे। सौभाग्य की एक बात यह कि महामारी फैलने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना से जंग में ड्रोन भी बड़ा हथियार हो सकता है, जिसका इस्तेमाल यूरोप के देशों ने टेस्ट किट पहुंचाने और मरीजों के सैंपल को लैब तक भेजने में किया। और अब ड्रोन से ही जंगल, पहाड़ और टापुओं पर बसे गांवों में दवा और वैक्सीन पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भारत में भी हो गई।